गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपने यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 5 के वीडियो बन चुके हैं, जिसको मैंने हाइड्रोलॉजी बोला था, बट मैंने एज ए थर्ड उस यूनिट को कराऊंगा मैं आपको। पहले मैंने आपको यूनिट फर्स्ट कराई है, उसके बाद मैंने आपको यूनिट सेकंड कराई है, उसके बाद मैं अकॉर्डिंग टू BTU वो तो 5th यूनिट है, बट अकॉर्डिंग टू आर सिलेबस वो 3rd यूनिट होगी। ठीक है, तो अब जो यूनिट बच गई वो अकॉर्डिंग टू BTU तो 3rd एंड 4th बच गई, और अकॉर्डिंग टू आर सिलेबस 4th एंड 5th बच गई। ठीक है, तो जो अब 2 यूनिट कराने वाला हूँ वो 2 यूनिट कंबाइन यूनिट होंगी बेसिकली। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा अपन 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर फ्लोनेट। ठीक है, फ्लोनेट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसके रिगार्डिंग लाप्लास इक्वेशन होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर, पहले एक बार बताया तो आपको मैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फिर अपन स्टार्ट करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लोनेट पढ़ेंगे, उसके बाद अपन पढ़ेंगे इस प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लोनेट में इक्विपोटेंशियल लाइन आएंगी, फ्लो लाइन्स आएंगी, या पढ़ चुके हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, स्टिल मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। उसके बाद आ जाइए आप, उसके बाद हम पढ़ेंगे ये फ्लोनेट है, तो इस फ्लोनेट की एप्लीकेशंस क्या है, मतलब ये फ्लोनेट हम पढ़ रहे हैं, डायग्राम आप देख रहे हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो एप्लीकेशंस में पढ़ेंगे हम, एप्लीकेशन ऑफ फ्लोनेट में हम पढ़ेंगे कि फ्लोनेट को डिटरमाइन, जब फ्लोनेट को जो यूज़ किया जाता है तो क्या क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसके अंदर हम सीपेज डिस्चार्ज पढ़ेंगे, और सीपेज डिस्चार्ज जैसे ये 4 चीज़ें आपके सामने मेंशन है, देखो ये 4 चीज़ें 1 2 3 4 ये सब चीज़ें आपके सामने मेंशन है। तो इसमें हम पढ़ेंगे पहला कि सीपेज डिस्चार्ज के बारे में, फिर अपन पढ़ेंगे सीपेज प्रेशर के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे पोर वाटर प्रेशर के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे एग्जिट ग्रेडियंट के बारे में। तो बेसिकली फ्लोनेट का डिटर्मिनेशन, फ्लोनेट जो यूज़ किया जाता है वो किसके डिटर्मिनेशन के लिए किया जाता है, डिस्चार्ज प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर और एग्जिट ग्रेडियंट। तो इसमें 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला तो सीपेज डिस्चार्ज और सेकंड एग्जिट ग्रेडियंट। एग्जिट ग्रेडियंट आपने जियोटेक में पढ़ा होगा, बट यहाँ भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन, नीचे आ जाइए एक बार। तो इसके बाद अपन ये डेरिवेशन पार्ट है, इसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, हम वो सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पर हम, उसके बाद अपन कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम काफ़ी अच्छी हैं इस चैप्टर के अंदर, तो इस पर ज़्यादा ध्यान रहेगा मेरा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ये वही एप्लीकेशन चल रहे हैं हमारे, तो ये एप्लीकेशन कंप्लीट होंगे। फिर हम पढ़ेंगे वेल्स के बारे में कि वेल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप की वेल पढ़ेंगे अपन। फर्स्ट इज ओपन वेल, ओपन वेल में भी 2 पढ़ेंगे हम, शैलो एंड डीप टाइप। ठीक है, तो शैलो वेल क्या होता है, डीप टाइप क्या होते हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ओनली कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, देखो यहाँ पर कुछ लॉसेज होते हैं वो पढ़ेंगे हम इसके अंदर, कैविटी हो गई एंड ऑल। फिर हम पढ़ेंगे जो ट्यूब वेल से जो हमको मिलता है यील्ड, मतलब हमारी ग्रोथ, जो हमारी ग्रोथ हो रही है ट्यूब वेल से, जो पानी हम यूज़ में ले रहे हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ साइंटिस्ट रहे हैं। तो कुछ साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दी है, जो कि हर लेक्चर में हम पढ़ते हैं। जैसे लास्ट 2nd यूनिट में अपन ने कैनेडीज थ्योरी और लेसिस थ्योरी के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर अपन 2 साइंटिस्ट हैं, ड्यूपिट और थीम्स, इन 2 साइंटिस्ट की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, इनके एजम्पशंस पढ़ेंगे, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक्वीफर के बारे में पढ़ेंगे, कन्फाइंड एक्वीफर, अनकन्फाइंड एक्वीफर, एक्विटार्ड, एक्विक्लूड, ये सब पढ़ेंगे। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, डेरिवेशन आप सामने दिख रहे होंगे, नज़र आ रहे होंगे। इसके बाद अपन इसके अंदर ये पूरा हो गया। उसके बाद अपन ट्यूबवेल इन कन्फाइंड एक्वीफर पढ़ेंगे। ठीक है, अनकन्फाइंड, कन्फाइंड एक्वीफर क्या क्या होता है, जब बताऊँगा एक चीज़ बताऊँगा मैं। ठीक है ना, उसके बाद आ जाइए आप, फिर आप पढ़ेंगे क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। ठीक है, तो बेसिकली ऊपर वाला पार्ट आप बोल सकते हो दैट वाज ऑफ 4th यूनिट, एंड ये आप बोल सकते हो 5th यूनिट, जैसा भी आप बोलना चाहो। क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या क्या होता है, ठीक है, ये हमारे किस काम से आता है, ठीक है, और कितने टाइप का होता है, ये एक्वाडक्ट होता है, साइफन एक्वाडक्ट होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो हम इसके अंदर ये पढ़ने वाले हैं। फिर अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, मतलब भाई इसके अलग अलग टाइप होते हैं, तो वो पढ़ेंगे हम। उसके बाद अपन ये पढ़ेंगे इसके अंदर सिलेक्शन ऑफ सुटेबल क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, की सिलेक्शन किस टाइप से करते हैं इनका। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे इसके अंदर की, फिर पढ़ेंगे ग्रेविटी डैम्स। तो ग्रेविटी डैम्स क्या होती हैं, अर्थन डैम क्या होती हैं, ग्रेविटी डैम्स में लगने वाले फोर्सेस पढ़ेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे। डैम क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। डैम के अंदर जो अलग अलग पार्ट होता है वो पढ़ेंगे हम। फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ डैम साइट, मतलब जहाँ पर हम डैम बनाने जा रहे हैं, ठीक है, उसको सेलेक्ट करने के लिए जो फैक्टर चाहिए वो पढ़ेंगे। उसके बाद अपन अलग अलग इसके अंदर वो आ गए, पार्ट आ गए डैम के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे जो फोर्स लग रहे हैं इस डैम के ऊपर। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम। ठीक है, तो इस फोर्स के अंदर अलग टाइप के हम फोर्स पढ़ेंगे। कौन कौन से फोर्स पढ़ेंगे, सेल्फ हिट हो गया, और वाटर प्रेशर हो गया, ऐसे अपलिफ्ट प्रेशर हो गया, विंड का प्रेशर हो गया।
ठीक है। तो इस टाइप की हम फोर्स पढ़ेंगे, अर्थक्वेक फोर्स हो गया, सिल्ट प्रेशर हो गया, तो हम इस टाइप के कुछ फोर्सेस पढ़ेंगे जो कि डैम पर एक्ट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे ओवरटर्निंग मोड ऑफ, फिर पढ़ेंगे फेलियर। फेलियर कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ेंगे हम। फेलियर भी 2 टाइप के होते हैं हमारे पास। कौन कौन से होते हैं? पहला ओवरटर्निंग मोड ऑफ फेलियर होता है, दूसरा स्लाइडिंग मोड ऑफ फेलियर होता है, कि जब डैम फेल होती है तो उसको रोका जाए ना, तो किस टाइप से फेलियर को रोका जाए, किस तरह से फेलियर को क्या किया जाए, रोका जाए, कम किया जाए, ठीक है। थर्ड हो गया क्रशिंग या कंप्रेशन, ये हमारे फेलियर ही चल रहे हैं, ठीक है, बेसिकली सॉम का पार्ट है। उसके बाद हम करेंगे डिज़ाइनिंग प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है, काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग प्रॉब्लम, डिज़ाइन स्टेप्स फॉर ग्रेविटी डैम, ठीक है। उसके अंदर जब हमारे पर गैलरी अवेलेबल हो, सेकंड जब हमारे पास गैलरी अवेलेबल नहीं हो, तो इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली हम इसके अंदर काफ़ी सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, थ्योरेटिकल भी है, न्यूमेरिकल भी है। WRE के सारे यूनिट न्यूमेरिकल भी है, थ्योरेटिकल भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो ही गया होगा। चलो हम इस यूनिट स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ फ्लो नेट, ठीक है। अब फ्लो नेट पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको 2 चीज़ों का डिफरेंस समझाता हूँ, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। तो देखो आपके सामने डायग्राम बने हुए हैं ऊपर, बट स्टिल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या होता है होमोजीनियस और क्या होता है आइसोट्रॉपिक। देखो सबसे पहले होमोजीनियस की बात करते हैं। तो देखो ये 3D डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट की, ठीक है। इस पॉइंट के ये एक्सिस एक्स एक्सिस, ये वाली एक्स एक्सिस हो गई मेरी, ये वाली वाई एक्सिस हो गई और ये वाली जेड एक्सिस हो गई। मैं बात कर रहा हूँ इस पॉइंट की, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे यहाँ पर के एक्स था, ऊपर के वाई था, नीचे क्या था, के जेड था। इधर के एक्स था, इधर के वाई था, इधर के जेड था, ठीक है। इसी पॉइंट को उठाकर मैंने दूसरी जगह रख दिया, यहाँ पर भी रख दिया। इस पॉइंट पे भी इधर के एक्स था, इधर के वाई था, इधर क्या था, के जेड था। इसका मतलब पॉइंट्स डिफरेंट हो गए। होमोजीनियस में क्या होता है, पॉइंट्स क्या हो जाता है मेरे, डिफरेंट। पॉइंट्स तो डिफरेंट हो गए, लेकिन प्रॉपर्टीज़ हैं अलग अलग डायरेक्शन में, वो क्या हो गई मेरी, आप सेम हो गई। तो वही लिखा हुआ है, पॉइंट्स क्या है यहाँ पर, पॉइंट्स आर डिफरेंट, पॉइंट्स आर डिफरेंट, ठीक है, बट प्रॉपर्टीज आर सेम, ठीक है। तो ये मेरा होमोजीनियस हो गया, ठीक है ना। आगे आते हैं इसके अंदर हम। अब आइसोट्रॉपिक क्या होता है, ये आप बेसिक जब भी एजम्पशंस पढ़ते हैं, सॉम के अंदर, फ्लूइड के अंदर, टॉस के अंदर, आरसीसी के अंदर, हम ये लिखते हैं कि होमोजीनियस होना चाहिए, मटेरियल स्ट्रक्चर होमोजीनियस होना चाहिए, मटेरियल होमोजीनियस स्ट्रक्चर होना चाहिए, आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। तो ये होता क्या है, तो होमोजीनियस में बता दिया कि पॉइंट मेरे अलग अलग हो जाएंगे, बट प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी, डायरेक्शंस में क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। आइसोट्रॉपिक में क्या होता है, आइसोट्रॉपिक में ये होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, देखो ये देखो आइसोट्रॉपिक का एग्जांपल आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये देखो ये मेरा एक पॉइंट है। इस पॉइंट पर हर डायरेक्शन प्रॉपर्टी क्या है मेरी, सेम है। इधर भी K1, इधर भी K1 और इधर भी K1। तो इसका मतलब डायरेक्शन मेरी क्या है, अलग अलग, प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है। जैसे ही पॉइंट चेंज हुआ, पॉइंट चेंज होते ही हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई मेरी, अलग हो गई, प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो गई मेरी, अलग हो गई। तो क्या हुआ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस स्ट्रक्चर या होमोजीनियस मटेरियल एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल। तो इन होमोजीनियस मटेरियल व्हेन वी चेंज आवर पॉइंट देन प्रॉपर्टीज आर सेम इन डिफरेंट डायरेक्शंस, दैट इज नोन एज होमोजीनियस। बट इन आइसोट्रॉपिक when we change our point then properties are changed but they will remain same in different directions, okay। अगर पहले डायग्राम की बात करूँ मैं बात कर रहा हूँ इस डायग्राम की, मैं वापस इसको रब कर देता हूँ, देख लो। इस डायग्राम की बात करने जा रहा हूँ मैं, अगर मैं इस डायग्राम की बात करने जा रहा हूँ तो इसमें इस पॉइंट के ऊपर तीनों डायरेक्शन प्रॉपर्टी क्या थी मेरी, K1। इस पॉइंट की बात करता हूँ तो इस पॉइंट में हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या थी मेरी, K2, इधर भी क्या थी मेरी K2, इधर भी क्या थी मेरी K2। तो मेरा पॉइंट चेंज हो रहा है, यहाँ पर पॉइंट मेरा चेंज हो रहा है, पॉइंट के चेंज होने से प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, बट डायरेक्शंस क्या है, हर डायरेक्शन प्रॉपर्टी क्या है मेरी, सेम है। तो इसका पता होना चाहिए हमको। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि फ्लो नेट क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम लाप्लास इक्वेशन इन फ्लो नेट की बात करते हैं। इन सीपेज हम पढ़ चुके हैं, पानी का रिस के फ्लो होना, उसके बारे में बात करते हैं। इफ सीपेज टेक्स प्लेस इन 2 डायरेक्शन इट कैन बी एनालाइज्ड बाय यूजिंग लाप्लास इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स द लॉस ऑफ एनर्जी हेड इन एनी रेजिस्टिव मीडियम। इसका मतलब क्या हो गया, जो सीपेज है हमारा अगर दो डायरेक्शन में क्या होता है, मूव करता है, इट कैन बी एनालाइज। तो ये इसको एनालाइज करने के लिए जिस इक्वेशन की हम हेल्प लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स द लॉस ऑफ एनर्जी हेड इन एनी रेजिस्टिव मीडियम। जो क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो मेरा एनर्जी का लॉस हो रहा है
वो किसी भी रजिस्टिव मीडियम को शो करती है। तो बेसिकली क्या बताना चाहे इसके अंदर कि जब जो सीपेज है वो टू डायरेक्शन में क्या होता है, मेरा फ्लो होता है, तो कैसे एनालाइज किया जाता है, तो एनालाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन कहाँ से आया, तो लाप्लास साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर आया मेरा लाप्लास इक्वेशन, विच रिप्रेजेंट द लॉस ऑफ एनर्जी हेड इन एनी रजिस्टिव मीडियम, जो कि क्या शो करता है, एनर्जी हेड को शो करता है किसी भी रजिस्टिव मीडियम के अंदर। तो देखो फॉर आइसोट्रॉपिक मीडियम आपके सामने दिखा हुआ है, आइसोट्रॉपिक मीडियम डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। This equation is follow for isotropic medium. After that, kx del square h upon del y square plus ky del square h upon del y square is equal to 0. That is for non isotropic medium. ठीक है, आगे आ जाइए। हमारे लिए इक्वेशन इतनी काम की नहीं है, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो बहुत काम के हैं। तो देखते हैं इसके अंदर, सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड इज नोन एज फ्लो नेट। तो इन इक्वेशंस का जो ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो नेट। नेट मतलब जाल, किस टाइप से होता है वही दिखाएंगे आपको। फ्लो नेट रिप्रेजेंट द डिस्क्रिप्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन एंड फ्लो लाइन। तो जो फ्लो नेट है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर कितनी इक्विपोटेंशियल लाइन है और कितनी फ्लो लाइन है, उनका डिस्क्रिप्शन को फ्लो नेट शो करता है। ठीक है, आगे आ जाइए। तो फ्लो नाइट क्या हो गया, फ्लो नेट पता लग गया हमको। अब देखो आपके सामने फ्लो नेट दिखाता हूँ, ये देखो ये दिख रहा है, ये फ्लो नेट है बेसिकली, ये मेरा क्या है, फ्लो नेट है। देखो इस टाइप से ये क्या हो रहा है, ये मेरा फ्लो हो रहा है पानी का, ये मेरा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो ये मेरी जो हो गई, ये मेरी हो गई कौन सी, नोन एज फ्लो लाइंस। तो ये लाइन दिखा रखी ना, ये वाली, ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी फ्लो लाइन हो गई जो इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, और जो इसके परपेंडिकुलर हैं जो इस टाइप से है, ये मेरी हो गई इक्विपोटेंशियल लाइन। ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, इक्विपोटेंशियल लाइन। ठीक है, इसको ही बोलते हैं हम क्या, फ्लो नेट। तो बेसिकली फ्लो नेट क्या होता है, इक्विपोटेंशियल लाइन और फ्लो लाइन से मिलकर क्या बनता है, फ्लो नेट, मतलब जाल बनता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है फ्लो नेट की, वन बाय वन पढ़ते हैं। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो नेट क्या होता है वो देखते हैं सबसे पहले। तो पहले इसके एजम्पशंस पढ़ते हैं। अच्छा, अब मेरे को आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजम्पशंस एंड थ्योरीज। तो एजम्पशंस वो चीज़ होते हैं, ठीक है, जिसको हम पहले अज्यूम करते हैं, इनका कोई प्रूव नहीं होता। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि ये चीज़ें अज्यूम है। क्यों, अगर हम ये इनको नहीं मानेंगे कि ये एजम्पशंस है तो हम अपने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट को प्रूव ही नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, मतलब मैंने क्या बोला आपको कि assumptions are those stuff which are used to prove the upcoming experiments or practicals. Without using assumptions we can't go for our result. ठीक है ना, इसलिए assumptions मान लेते हैं। क्योंकि अगर जैसे इसके अंदर assumptions क्या क्या माना हुआ है मैंने, इसके अंदर फर्स्ट माना हुआ है डार्सीज लॉ इज वैलिड। डार्सीज लॉ इज वैलिड मतलब क्या हो गया, फ्लो इज लेमिनार एंड सॉइल इज सैचुरेटेड। अब मुझको ये चीज़ पता है कि मेरा फ्लो हमेशा लेमिनार हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट मैंने मान लिया, assumption ले लिया कि मेरा फ्लो है वो कैसा है, लेमिनार है। क्योंकि डार्सीज लॉ मैंने मान लिया, डार्सीज लॉ मान लिया तो डार्सीज लॉ के अंदर ही आता है मेरा फ्लो लेमिनार है और सॉइल मेरी क्या है, सैचुरेटेड है। ठीक है, आगे पोर फ्लूइड एंड सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, मतलब जो फ्लूइड्स हैं और सॉलिड्स हैं वो कैसे हैं, इनकम्प्रेसिबल है। बट क्या होता है रियल लाइफ में, दैट कैन बी कंप्रेस्ड। ठीक है, उसके बाद मीडियम इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। जो मेरा मीडियम है जिसके अंदर मेरा फ्लो हो रहा है दैट इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। ठीक है, मैंने बता ही दिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। अच्छा, अब आगे आ जाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो नेट क्या होती हैं, तो उसको देख लेते हैं। इक्विपोटेंशियल लाइन एंड फ्लो लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। तो आपको मैंने डायग्राम में दिखाया था, देखो यहाँ पे इस डायग्राम में दिख रहा है आपको, मैं वापस बता देता हूँ आपको। देखो ये मेरी क्या है, ये मेरी है फ्लो लाइंस, दीज आर मेरी फ्लो लाइंस। इसको हम शो करते हैं किससे, इसको हम शो करते हैं साई से। ये देखो ये मेरा साई है। ठीक है, ये मेरी है इक्विपोटेंशियल लाइन, ये मेरी क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइन। इसको हम शो करते हैं किससे, फाई से। दिस इज फाई, दिस इज साई। ठीक है ना, दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है तो आपको याद रखना है चीज़ें। ठीक है, अब आगे अजीब क्या बोल रहा है ये, इक्विपोटेंशियल लाइन एंड फ्लो लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, पता लगी गया। देयर कैन बी नो फ्लो अक्रॉस द फ्लो लाइन एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइन। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, इसमें ये बोलना चाह रहा है कि जो फ्लो होगा वो कभी भी है ना फ्लो लाइन के अक्रॉस नहीं होगा, क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो देखो आइए, देखो जहाँ जो मेरा फ्लो हो रहा है वो फ्लो कैसे हो रहा है, वो फ्लो मेरा इस टाइप से हो रहा है। देखिए वो मेरा फ्लो इस टाइप से हो रहा है, ये मेरा हो रहा है फ्लो, ये मेरा फ्लो हो रहा है। तो बेसिकली जो फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो फ्लो लाइन के अलॉन्ग हो रहा है। फ्लो लाइन की कैसे हो रहा है, अलॉन्ग, साथ में हो रहा है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल लाइन की कैसे हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, बन रहा है ना परपेंडिकुलर। देखो ये रहा
इक्विपोटेंशियल लाइन के कैसे हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, बट फ्लो लाइन के क्या हो रहा है, अलोंग हो रहा है। तो उसमें भी लिखा हुआ था जो फ्लो होता है कभी भी फ्लो लाइंस के अक्रॉस नहीं होता। अक्रॉस मतलब परपेंडिकुलर, अलोंग मतलब साथ में, ठीक है। तो यही बताना चाहा था आपको मैं। ऊपर आते हैं एक मिनट अपन, देखिए इसके जो ये प्रॉपर्टीज है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको याद रखनी है ये। तो इक्विपोटेंशियल लाइन एंड फ्लो लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, there can be no flow across the flow line and velocity of flow is perpendicular to the equipotential line। तो no doubt equipotential line के perpendicular क्या होगी मेरी flow line, और flow कैसे हो रहा है मेरा, उसके perpendicular हो रहा है। किसके perpendicular हो रहा है, equipotential line के perpendicular हो रहा है। आगे आ जाइए, loss of head between two equipotential line is always same and it is termed as equipotential drop। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरी दो equipotential line के बीच में जो भी loss हो रहा है वो लॉस क्या होगा, सेम होगा। किसका, हेड का, मतलब पानी का। देखो इस चीज़ को समझो, ये मैंने यहाँ पर क्या किया, जब मैं क्लास में कराऊंगा तब अच्छे समझ में आएगा। एक बार आप भी देख लीजिए, देखो ये मैंने लगा रखा है पीजोमीटर, ये मैंने क्या लगा रखा है, पीजोमीटर। यहाँ भी क्या लगा रखा है मैंने, पीजोमीटर लगा रखा है। यहाँ भी क्या लगा रखा है मैंने, पीजोमीटर लगा रखा है, ठीक है। यहाँ भी क्या लगा रखा है, बस आगे पीजोमीटर। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन पहली वाली ये हो गई, दूसरी वाली इक्विपोटेंशियल लाइन ये हो गई, तीसरी वाली इक्विपोटेंशियल लाइन ये हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें ये बोल रहा है लॉस ऑफ हेड, जो लॉस ऑफ हेड हो रहा है, देखो कैसे, वापिस देखिए इस चीज़ को, देखो यहाँ पर जो लॉस हो रहा था वो कितना हो रहा था, वो भी डेल्टा एच हो रहा था। मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से और है ना यहाँ तक का जो लॉस था वो कितना था, स्मॉल डेल्टा एच। मतलब जब मेरा पानी इधर से इस तक पहुँचा तो डेल्टा एच का लॉस हो गया। वो लॉस कैसे हुआ, मेजर लॉस नहीं हो सकता है, मेजर लॉस हो, फ्रिक्शन के कारण लॉस हो गया वो, ठीक है, दैट इज मेजर लॉस। उसके बाद जो इस लाइन से आगे गए तब मैंने पीजोमीटर लगाया, तब भी जो लॉस था वो डेल्टा एच हुआ। आगे मैं पीजोमीटर लगा दूंगा, मान लो मैंने यहाँ भी पीजोमीटर लगा दिया, एक पीजोमीटर और ऐड कर दिया, तो जो यहाँ पर भी लॉस होगा, जो यहाँ पर भी लॉस होगा वो भी कितना होगा, मेरा डेल्टा एच होगा। तो इसमें वही बताया गया, जो लॉस ऑफ हेड होगा वो सब इक्विपोटेंशियल लाइन में क्या होगा, सेम होगा, दैट विल बी डेल्टा स्मॉल एच होगा, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे क्या बताया हुआ है इसके अंदर। उसके बाद ये बताया हुआ है इसके अंदर, देखो एरिया बाउंडेड बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल लाइन एंड टू फ्लो लाइन इज नॉन एज फ्लो फील्ड विच इज अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर। अब इसमें बोला गया है कि दो इक्विपोटेंशियल लाइन और दो फ्लो लाइन के बीच में जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नॉन एज फ्लो फील्ड विच इज़ अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर, ठीक है। मतलब विच इज़ अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर इन केस ऑफ आइसोट्रॉपिक मीडियम। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो इक्विपोटेंशियल लाइन है और जो फ्लो लाइन है इसके बीच का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो फील्ड बोलते हैं। जो कि दिखाता हूँ आपको मैं, ये रहा, ये देखो ये जो एरिया है दिस इज दिस पोर्शन, इस पर शो भी किया रहा हो डायग्राम में, बट आपको दिखा देता हूँ। देखो ये देखो जो ये एरिया है ना, दिस वन, मतलब इक्विपोटेंशियल लाइन और फ्लो लाइन के बीच का एरिया, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया फ्लो फील्ड हो गया। आपको दिखा भी रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। और क्या बोला गया है और देखते हैं हम। प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर आस्क्ड इन योर एग्जाम्स लाइक एसएससी ऑब्जेक्ट, एसएससी मेंस, ठीक है, इन थ्योरेटिकल पार्ट। तो एरिया बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल लाइन एंड टू फ्लो लाइन इज नॉन एज फ्लो फील्ड विच इज अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर इन केस ऑफ आइसोट्रॉपिक मीडियम। मतलब अगर आइसोट्रॉपिक मीडियम होता है तो उसके अंदर ये स्क्वायर होती हैं। दैट मे बी लीनियर और कर्वी लीनियर, वो लीनियर भी हो सकती हैं और कर्वी लीनियर भी हो सकती हैं। बट इन नॉन आइसोट्रॉपिक मीडियम द फ्लो फील्ड इज रेक्टेंगुलर विच मे बी लीनियर और कर्वी लीनियर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि आइसोट्रॉपिक मीडियम होता है तो हमारा फ्लो फील्ड कैसा होता है, स्क्वायर होता है। जब नॉन आइसोट्रॉपिक मीडियम होता है तो हमारा फ्लो फील्ड कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। तो क्वेश्चन ऐसे आया था, इन आइसोट्रॉपिक मीडियम द फ्लो फील्ड, द शेप ऑफ द फ्लो फील्ड इज रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ट्रेपेजॉइडल, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर बोथ। तो आंसर क्या हो गया मेरा, स्क्वायर हो गया, ठीक है। हाँ, इट कैन बी लीनियर और इट कैन बी कर्वी लीनियर। आगे द एरिया बिटवीन टू फ्लो लाइन्स इज नॉन एज फ्लो चैनल। तो इसको देखते हैं हम, देखो इसको देखते हैं हम, ये देखो ये जो दिखाया हुआ है, देखो आपको दिखाता हूँ मैं, जो ये एरिया है, देखो ये मेरी पहली फ्लो लाइन हो गई, ये वाली देखो ऊपर जा रही है दिस वन, ये मेरी दूसरी फ्लो लाइन हो गई ये। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा, ये पूरा एरिया हो गया ना, इसको हम बोलते हैं क्या, फ्लो चैनल। मतलब ये वो चैनल है जैसे मेरा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज फ्लो चैनल। यहाँ से मेरा क्या हो रहा है, पानी का फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, फ्लो चैनल हो गया। मतलब ये जो ये पार्ट हो गया, मैं वापिस बताता हूँ आपको, जो ये पार्ट हो गया ना, ये वाला पार्ट, ये जहाँ से मेरा पानी का फ्लो हो रहा है, ये वाला पार्ट, दैट इज नॉन एट वॉट, फ्लो चैनल। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा फ्लो चैनल हो गया, ठीक है। अब आगे आ जाइए, आगे देखते हैं हम क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर।
द एरिया बिटवीन द टू फ्लो लाइन्स इज नोन एज फ्लो चैनल एंड डिस्चार्ज थ्रू ईच फ्लो चैनल इज सेम, ठीक है, लेकिन जो डिस्चार्ज होगा वो हर फ्लो चैनल से क्या होगा, सेम होगा। If water level are reversed on upstream and downstream side without changing boundary condition, there is no change in flow। अब इसमें क्या बोला है, अगर वाटर लेवल को रिवर्स किया आता है अपस्ट्रीम पर और डाउनस्ट्रीम के ऊपर विदाउट चेंजिंग बाउंड्री कंडीशंस, देयर इज नो चेंज इन फ्लो। मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो ये मेरा क्या था, दिस इज मेरा अपस्ट्रीम, मतलब जैसे बताया था मैंने आपको लेक्चर के अंदर, अगर मान लो ये अपस्ट्रीम है मान लो, ठीक है, और ये डाउन स्ट्रीम है, ठीक है, अगर यहाँ पर वाटर लेवल की कंडीशन को चेंज किया आता है, ठीक है, अगर यहाँ पर वाटर लेवल की कंडीशन को चेंज किया आता है, ठीक है, चेंज किया आता है विदाउट चेंजिंग द बाउंड्री कंडीशन को चेंज किए बिना, मतलब जिस बाउंड्री के अंदर मेरा फ्लो हो रहा है उसको चेंज किए बिना केवल अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम जो अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम पोजिशन है वहाँ पर वाटर लेवल को चेंज किया आता है, तो क्या होगा, तो देखते हैं उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो चेंज इन फ्लो, तो उसके अंदर फ्लो में कोई चेंज नहीं आएगा। इट मीन्स फ्लो नेट इज यूनिक गिवन सैंड ऑफ बाउंड्री कंडीशन। तो बेसिकली क्या हो गया कि अगर वाटर लेवल जो रिवर्स कंडीशन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम को उनको चेंज किया जाएगा तो फ्लो के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो फ्लो नेट होता है वो काफ़ी यूनिक होता है सैंड के लिए, वही लिखा हुआ, इट मीन्स फ्लो नेट इज यूनिक गिवन सैंड ऑफ बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी मेरी, बेसिकली ये आपके सामने फ्लो नेट बना हुआ है, ठीक है, बता दिया आपको मैंने, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल लाइन के बारे में, ठीक है, और फ्लो लाइंस के बारे में, ठीक है। तो फिलहाल अभी इस लेक्चर पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा बात बताया मैंने आपको, जो मेन टॉपिक्स हैं वो बताया मैंने आपको, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक थिंग, ठीक है। और जब फ्लो नेट बनाते हैं, ठीक है, तो आइसोट्रॉपिक के केस में दैट विल बी स्क्वायर एंड इन द केस ऑफ नॉन आइसोट्रॉपिक दैट विल बी अ रेक्टेंगुलर, ठीक है। दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर एसएससी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स, ठीक है। तो आई होप आपने 3 यूनिट पढ़ चुके हो आप, ठीक है, और आई होप कि आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर।